So welcome back everyone. We are back with chapter number 13 and this is for ISC students class 11. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. बहुत सिंपल सा चैप्टर है एंड आई होप हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग. तो इस चैप्टर में हम लोग ना मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इन टुडेज टाइम हाउ बिजनेस इज बीइंग डन, व्हाट आर द मॉडर्न ट्रेंड्स दैट जनरली द बिजनेसेस आर फॉलोइंग. उन सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आप ई बिजनेस का मतलब समझो. ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? ई बिजनेस का मतलब होता है जब आप बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं. ठीक है, आप देखे होंगे कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो कि ऑफलाइन मोड पे चलते थे. आपके क्लासेस जो ट्यूशन सेंटर्स है वो भी ऐसा ही करते थे, वो सब ऑफलाइन मोड में चलते थे. बट आफ्टर कोविड बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन मोड में आ गए. तो बिजनेस को ऑनलाइन मोड में करना, उसको हम लोग ई बिजनेस बोलते हैं. और इसमें क्या क्या करते हैं? ये सारे एक्टिविटीज़, मतलब बेसिकली जो जो बिजनेस हम लोग पहले ऑफलाइन करते थे, अभी उसी को अगर आप इंटरनेट पे करोगे तो उसको हम लोग ऑनलाइन बिजनेस बोलते हैं. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, उसके बाद फिर आपके बुक में ये डिफरेंस दिया हुआ था ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस का क्या फ़र्क है. तो ये आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना. ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल का मतलब ऑफलाइन बिजनेस. ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस कैसा होता था एंड ऑनलाइन बिजनेस अब कैसा होता है, उसके बारे में ये डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है, लेट अस सी कि स्कोप क्या है ऑनलाइन बिजनेस का, ई बिजनेस का. स्कोप क्या है? स्कोप क्या है मतलब कि क्या क्या एक्टिविटीज़, किस टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, किस टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं. स्कोप क्या है? ठीक है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन एन ऑनलाइन बिजनेस. तो यहाँ पे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा B2C. ना यहाँ पे B का मतलब क्या है? यहाँ पे B का मतलब है बिजनेस एंड C का मतलब है कस्टमर. ठीक है, तो B फॉर बिजनेस एंड C फॉर कस्टमर्स. अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं. B2C मतलब यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिजनेस एंड कस्टमर्स के बीच में होंगे, जो कि नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन होता है. आप अमेज़ॉन पे जाके अगर कुछ खरीदते हैं तो आप किसी बिजनेस से खरीद रहे हैं. आप कौन हो गए? कस्टमर. और आप खरीद रहे हैं बिजनेस से. तो ये हो गया एक सिंपल B2C ट्रांजैक्शन. ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन. सेकेंड होता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से कोई सपोर्ट लेता है. ठीक है, तो व्हेन वन बिजनेस टेक्स हेल्प ऑफ अनदर बिजनेस. जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर्स का एग्जांपल ले लो. कार मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? टायर्स खुद से नहीं बनाते हैं. ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर्स जो है टायर्स खुद से नहीं बनाते, वो टायर किसी और से खरीद के अपने कार में लगाते हैं. तो टायर बनाने वाली कंपनी भी बिजनेस है, कार बनाने वाली कंपनी भी बिजनेस है. दोनों बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. ऐसे वाले ट्रांजैक्शंस को अगर ये ऑनलाइन हो तो हम लोग इसको B2B ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. नंबर 3 आता है इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस. इंट्रा बी ट्रांजैक्शन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन. ठीक है, विद इन द सेम बिजनेस, एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है. तो व्हेन वन डिपार्टमेंट एंड अनदर डिपार्टमेंट इज ट्रांजैक्टिंग ओवर द इंटरनेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा बी ट्रांजैक्शन. मतलब विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपस में प्रोडक्ट्स का लेन देन कर रहे हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स जा रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में. ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो इसको हम लोग इंट्रा बी ट्रांजैक्शन बोलते हैं. एंड लास्ट हम लोग C2C ट्रांजैक्शन बोलते हैं, कस्टमर सेलिंग इट टू अनदर कस्टमर. ये जनरली सेकेंड हैंड गुड्स का बात होता है. आप देखोगे बहुत सारे वेबसाइट्स है ना, वो OLX.com है, फिर तुम्हारा इसी टाइप का एक दो और वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपने पुराने सामान को बेच सकते हो. ठीक है, तो अगर आप अपने पुराने सामान को बेच रहे, आप कौन थे? आप उस सामान के कस्टमर थे. ठीक है, आप एक यूज़र थे और आप जिसको बेचने जा रहे हैं वो भी एक कस्टमर ही रहेगा. तो कस्टमर सेलिंग टू अनदर कस्टमर, सेकेंड हैंड गुड्स जब बेचा जा रहा है ओवर द इंटरनेट, तो इसको हम लोग C2C ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, ओके. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक वगैरह मारते रहना, इट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी. ठीक है, आई थिंक हमने 700 क्रॉस कर लिया है और अच्छे स्पीड में आगे चल रहे हैं. तो सब आपके हेल्प से हो रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे ही हेल्प करते रहना. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना. ठीक है, लाइक करने से वीडियो का रीच बढ़ता है एंड आई होप कि आपको हेल्प हो रहा है. ठीक है, तो प्लीज़
2 सेकंड का पॉज लेके आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। एक सेकेंड, ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा क्या क्या है, राइट अच्छा बिफोर आई मूव ऑन, टेलीग्राम पे इसका नोट्स है, ठीक है, सॉरी आपको बताना भूल गया, टेलीग्राम पे इसका नोट्स है। ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और कभी कभी डिस्क्रिप्शन से नहीं खुलता है तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना ऊपर में अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड। अगर आप अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड सर्च करेंगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना नोट्स एंड प्रिंट करके पढ़ना, ठीक है। चलो अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस करने का क्या फ़ायदा होता है, तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये कस्टमर्स को और सेलर्स को दोनों को एक ग्लोबल रीच देता है, ठीक है। दोनों पार्टीज़ को ग्लोबल चॉइस देता है। मतलब अब क्या है ना, सेलर अपने लोकल मार्केट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सेलर को अब पूरा दुनिया मिल गया है बेचने के लिए, और कस्टमर्स भी अपने लोकल मार्केट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको भी पूरा दुनिया मिल गया है खरीदने के लिए। सो नाउ बोथ ऑफ देम हैव वाइडर चॉइस, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो गया। देखो अभी क्या है ना कि आप देखते होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया या कहीं से भी आपने पिज़्ज़ा मंगाया, ठीक है। तो आपने पिज़्ज़ा मंगाया, उनके ऐप से मंगाते हैं, ठीक है। और अब सपोज़ वो पिज़्ज़ा लेट चल रहा है, ठीक है, जनरली होता नहीं है बट मान लो कभी उनका लेट हो गया, तो आपको वहीं पे एक चैट का ऑप्शन दिखता है जहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हैं उनसे और पूछ सकते हैं कि भाई बताओ मेरा पिज़्ज़ा क्यों लेट हुआ। तो देखो आज के डेट में कस्टमर सर्विस कितना इंप्रूव हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस कितना इंप्रूव हो गया कि अगर प्रोडक्ट लेट पहुंच रहा है तो आप उनसे चैटिंग करके उसी वक्त पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इशू, क्यों लेट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू ऑनलाइन बिजनेस कस्टमर्स से ज़्यादा करीब आ गए हैं, जो सेलर्स है ना वो कस्टमर्स से ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, कस्टमर को ज़्यादा अच्छा सर्विस दे पा रहे हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है, इसको एग्जांपल्स ले लेके करोगे ना तो बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड समझ लो इस वीडियो से, फिर इसको लर्न कर लो नोट से, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इजी चैप्टर है, आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। नंबर थ्री बोल रहा है कन्वीनियंट है। देखो कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि ये वाला बिजनेस आप 24 आवर्स चला सकते हैं, 7 डेज ऑफ द वीक चला सकते हैं, बिकॉज इसको तो आप फिजिकली मैनुअली तो कंट्रोल कर नहीं रहे हो, ये तो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। अमेज़ॉन पे अगर किसी को कुछ खरीदना होता है तो टाइम देखता है क्या वो कि अरे अभी शॉप खुला होगा कि नहीं खुला होगा, वो टाइम नहीं देखता है क्योंकि अमेज़ॉन इज़ 24/7 ओपन, ठीक है। कोई भी वेबसाइट इज़ 24/7 ओपन, ठीक है। तो वेबसाइट से अगर हमें कुछ परचेज करना होता है हम लोग डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर वेरी वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। फिर बोल रहा है पेपरलेस सोसाइटी, हाँ पेपर बचाओ और पेड़ बचाओ, एग्जाम कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल करने से पेपर बचेगा। तो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखो पेपरलेस सोसाइटी इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट, पेड़ काटना नहीं पड़ता इसके लिए, और ऑनलाइन बिजनेस होगा तो आप देखोगे कि बिल भी जो आपको आता है वो PDF फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू कट डाउन द ट्रीज, यू डोंट नीड टू प्रिंट एनी पेपर, और कोई ना तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे पेपर के थ्रू, ना तो आपको बिल आएगा पेपर के थ्रू, ठीक है। तो सब कुछ ऑनलाइन डिजिटाइज्ड हो रहा है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। एंड पेपरलेस सोसाइटी मतलब एक तरीके से चलो नेचर के हिसाब से तो ठीक है, बट चीज़ों को फास्ट भी बना देता है क्योंकि ये चीज़ ना ऑटोमेटेड हो जाते हैं, जल्दी जनरेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो क्या है कि सर्विसेज भी फास्ट हो गए हैं, इससे रेड टेपिज्म कम हो गया है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है डिले कम हो गया है। स्पीड, वही नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि काफ़ी स्पीड बढ़ गया है चीज़ों का, ठीक है। बिकॉज अभी है कि हम लोग प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन से ही पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या है, वी रीड द डिस्क्रिप्शन एंड हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। कस्टमर्स के रिव्यू भी वहीं से पढ़ लेते हैं, फिर ऑर्डर प्लेस हम लोग 2 मिनट में कर देते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है। जो टाइम लगता है थोड़ा बहुत डिलीवरी में टाइम लगता है, बाकी सब एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है। पहले क्या होता था, आपको मार्केट जाना पड़ता था, प्रोडक्ट देखना पड़ता था, किसी से पूछ नहीं सकते कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, वहाँ कस्टमर्स रिव्यू भी होता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो चीज़ें क्या हो गई, बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गई। हम लोग 5-5 पॉइंट करके करेंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट एक कर ही लेते हैं इसमें। जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको सेटअप करने का खर्चा बहुत कम लगता है। आप यही क्लासरूम के बारे में सोचो, ये जो क्लासेस है, अभी आप ये मेरा क्लास देख रहे हैं तो मतलब मेरे को कॉल भी आता है आप में से किसी किसी का, देयर आर पीपल फ्रॉम जम्मू,
कानपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह से मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया, ठीक है। एंड तो सोचो मेरे को इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि पूरे इंडिया में लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। बट अगर मेरे को यही चीज़ ऑफलाइन में करना होता तो मेरे को फिजिकल सेंटर सेटअप करना पड़ता, ये सब हर जगह जाके फिजिकल सेंटर सेटअप करना पड़ता, उसमें कितना कॉस्ट लग जाता, एंड प्लस इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो फिजिकली एवरीवेयर एंड टीच, ठीक है। बट ऑनलाइन के हेल्प से एक बार में पूरे इंडिया तक वीडियो पहुंचता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ अ क्लास, बट कोई भी बिजनेस में यही चीज़ एप्लीकेबल है, दैट वी कैन रीच लार्जर क्राउड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विद वेरी लेस कॉस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। आप अपने हिसाब से ब्रेक लेते चलना, ठीक है, डोंट हैव टू वॉच इट इन वन गो, ठीक है। मेरा वीडियो भले ही वन गो में चल रहा है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम से एक रात पहले देखते हैं, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उनको एक ही बार में देखना पड़ता है। कुछ लोग तो वीडियो फास्ट करके भी देखते हैं, ठीक है, क्या ज़माना है, ठीक है। चलो लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस पे आते हैं। लेट अस कम एंड लुक एट लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस। अगर आप पॉज लेना अफोर्ड कर सकते हैं तो पॉज लीजिए, ठीक है, आराम से 5 मिनट के बाद देखो, ठीक है। चलो अच्छा, 5 मिनट करोगे क्या, इंस्टाग्राम वगैरह चलाओगे? मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप मेरे को वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी। तो यू कैन फॉलो मी, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ओके, लेट अस नाउ डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, बेसिकली ई बिजनेस। क्या लिमिटेशंस है ऑनलाइन में बिजनेस करने का, क्या लिमिटेशन है? पहला आता है लैक ऑफ पर्सनल टच, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो होता है ना। अभी देखो आई एम टॉकिंग टू यू, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा आपके तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब हम बस बोलते जा रहे हैं, मेरे सामने तो क्या है, कैमरा लगा हुआ है। तो ऑल्दो आई एम टॉकिंग टू यू, बट मेरे को ये अज्यूम करना पड़ रहा है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप बोर हो रहे हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एग्जाम के टाइम आ गया आपका, ठीक है, बट वो ना कम्युनिकेशन एक गैप रह जाता है। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ गया है, बट आई एम रिपीटिंग इट। हो सकता है आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, बट हम आगे बढ़ गए, तो ये एक गैप रह जाता है। ऑनलाइन में थोड़ा ये एक इशू है कि पर्सनल टच नहीं होता है। क्लास में क्या होता है कि चेहरे से समझ में आ जाता है, किसी को समझ में आ गया देन आई स्टॉप, और चेहरे से समझ में आ जाता है कि किसी को नहीं समझ में आया तो आई एक्सप्लेन इट अगेन। बट ऑनलाइन में क्या है, थोड़ा अजम्पशन पे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है डिले इन डिलीवरी। देखो बाकी सब काम तो बड़ा जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट जो डिलीवरी का टाइम है उसमें डिले हो सकता है, ठीक है। कोविड के टाइम में सोचो कितना डिले हो रहा था, बिकॉज लॉकडाउन्स था, ये रेस्ट्रिक्शन वो रेस्ट्रिक्शन, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उस वक्त, ठीक है। लेकिन ऑर्डर बड़ा जल्दी होता था, पेमेंट बड़ा जल्दी होता था, बट डिलीवरी में टाइम लग जाता था। ओके, अनफेमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी। जो वर्कर्स होंगे, वर्कर्स जो इस सेटअप के बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको बड़ा टेक सेवी होना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। अगर वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है तो फिर आपका ये सिस्टम फ्लॉप है फिर, ठीक है। हाई रिस्क, देखो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, क्योंकि अभी देखो हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन, जब भी कुछ खरीदते हैं, वेन एवर वी परचेज एनीथिंग एज अ कस्टमर, व्हेन वी परचेज एनीथिंग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना एड्रेस दे देते हैं उसमें, है ना, एड्रेस दे दे रहे हैं, फ़ोन नंबर दे दे रहे हैं, ईमेल आईडी दे दे रहे हैं, तो वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स टू हुम वी डोंट इवन नो। हम तो बस प्रोडक्ट देखते हैं, हम वो थोड़ी देखते हैं कि खरीद किससे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशंस बाहर लीक कर रहे हैं, तो रिस्क तो है। हम एक अनजान किसी को अपना एड्रेस बता दे रहे हैं, समवन अननोन टू अस इज़ गेटिंग आवर फ़ोन नंबर, समवन अननोन टू अस इज़ गेटिंग आवर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो क्या कर सकता है, देखो आज के डेट में कुछ भी हो सकता है, तो ये एक रिस्क है, ठीक है। अननोन लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन देना, इसमें एक रिस्क है। ह्यूमन रेजिस्टेंस, ठीक है, नया जब भी कुछ आता है ना तो लोग उसको थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। अभी क्लासरूम होता तो मैं आपको एक स्टोरी बताता, अपने क्लास में बताता हूँ, बट अभी यहाँ बता के फ़ायदा नहीं है, बहुत टाइम चला जाएगा। तो बट उसमें भी मेन यही चीज़ है कि जब कंप्यूटर्स नए नए आ रहे थे, अकाउंटिंग धीरे धीरे कंप्यूटर्स में होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे स्टाफ लोग थे जो पहले पेपर पेन पे बैठ के अकाउंटिंग करते थे, उन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाया, उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहा,
ठीक है। तो लोगों में एक चीज़ होता है कि मतलब जो चीज़ चल रहा है ना उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि यार चल तो रहा है, क्या दिक्कत है, नए नए में क्यों जा रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, ऑनलाइन में बहुत चैलेंज है कि अभी देखो टीचर स्टूडेंट में ये ऐसा बहुत बार प्रॉब्लम आता है। देयर आर मैनी टीचर्स जो कि पुराने ज़माने वाले टीचर्स हो गए, मतलब 50+ एज हो गया है, वो ऑनलाइन आने से थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाते हैं। उनको लगता है कि नहीं ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाना सही है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स उनको लगता है कि नहीं भाई टीचर मेरे सामने बैठे तो ही अच्छा, ये ऑनलाइन वाला उनको नहीं जमता। तो नया कोई भी चीज़ आता है ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में ये एक चीज़ है कि कुछ लोग रेजिस्टेंस दिखाते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। एथिकल प्रॉब्लम, अब जिनको वही चीज़ है, हमने अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना वगैरह वगैरह बहुत सारा डिटेल तो अपना दे दिया। अब हम पे कौन नज़र रख रहा है वी डोंट नो, हमारा इन्फॉर्मेशन तो चला गया है। हाउ अनदर पर्सन इज़ यूजिंग इट, वो अनएथिकली भी यूज़ कर सकता है, हमारे अगेंस्ट भी यूज़ कर सकता है। तो दीज आर सर्टेन रिस्क। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको लगेगा क्या क्या? बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। व्हाट विल यू रिक्वायर इफ़ यू आर डूइंग एन ऑनलाइन बिजनेस? आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? नाउ लेट अस सी कि क्या क्या आपको लगेगा ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। नंबर 1, आपको एक वेबसाइट लगेगा। देखो पहले बिजनेस कैसे होता था? पहले बिजनेस होता था फिजिकली, शॉप के थ्रू होता था। कोई भी बिजनेसमैन अपना एक शॉप खोलता था, लोग आते थे शॉप में, देखते थे और फिर प्रोडक्ट खरीदते थे। अभी क्या है, लोग तो आपके शॉप में आ नहीं सकते, तो उनको कहीं तो लाना पड़ेगा, तो उनको डिजिटली एक शॉप पे लाएंगे, उस शॉप को बोलेंगे वेबसाइट। वो आएंगे आपके वेबसाइट पे, वो देखेंगे आपके प्रोडक्ट्स को, रिव्यूज़ पढ़ेंगे, प्राइस देखेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे एंड देन फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो शॉप के जगह वेबसाइट आ गया, ठीक है। शॉप आपका क्या था? फिजिकल साइट था, वेबसाइट आपका ऑनलाइन साइट है, ठीक है। फिर आपको जो कंप्यूटर्स वगैरह लगेंगे, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो अगर अपना बिजनेस को ऑनलाइन, तो विदाउट अ कंप्यूटिंग डिवाइस आप ये कर नहीं सकते, तो आपको कुछ हार्डवेयर वगैरह लगेगा, ठीक है। फिर आपको इंटरनेट लगेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, मतलब सिर्फ लैपटॉप, सिर्फ कंप्यूटर, सिर्फ फ़ोन लेने से नहीं होगा, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको वर्क फोर्स लगेगा, ऐसे वर्कर्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे वर्कर्स लगेंगे जो कि ऑनलाइन काम करना जानते हो, ठीक है। ऐसे स्टाफ लगेंगे। अगर आपका नॉर्मल शॉप होता तो वहाँ पे आप स्टाफ रखते थे, वो कस्टमर से डील करते थे, बट यहाँ आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो यहाँ आपको ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जो कि ऑनलाइन उस सिस्टम को चला सके। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट, एक आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आप पेमेंट लेना देना कर सकते हो, मतलब पेमेंट लेंगे, रिफंड देंगे, वो सब सिस्टम आपके पास एक तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो तुम सोचो नॉर्मल बिजनेस में भी तो यही सब होता। नॉर्मल बिजनेस में आपको एक शॉप लगता, शॉप में सेटअप लगता, ठीक है, वर्कर्स लगते और पेमेंट लेन देन के लिए एक स्टाफ आप बैठा के रखते। अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट लगेगा, वेबसाइट चलाने के लिए आपको कंप्यूटर लगेगा, कंप्यूटर के बाद आपको इंटरनेट लगेगा, इंटरनेट है तो फिर आपको इंटरनेट संभालने वाले लोग लगेंगे और एक पेमेंट का लेन देन के लिए सिस्टम लगेगा। तो बस सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेडेक लेने का नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे हमारे चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हुआ। हमने बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में स्कोप क्या क्या है, B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी, वो सब देखा। फिर ऑनलाइन बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखा, ऑनलाइन बिजनेस के क्या क्या लिमिटेशंस है वो सब देखा। तो बेसिकली अभी हमने एक पोर्शन कंप्लीट किया एंड नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकेंड पोर्शन। ये बेसिकली बात करेगा ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, बहुत तरीके के मिस हैपनिंग हो सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे और उनको कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेक ले लो एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो, आई होप कि आपने ब्रेक ले लिया है एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला आता है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस करने में क्या क्या रिस्क है उसके बारे में बात करेंगे कि अगर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो व्हाट आर द रिस्क दैट वी हैव टू गो थ्रू। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन रिस्क। देखो जब बाइंग सेलिंग करते हैं ना, बेसिकली बाइंग, जब कस्टमर्स बाइंग करते हैं या बिजनेस वाले सेल करते हैं तो उसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। देखो सबसे पहला डिफॉल्ट हो सकता है ऑर्डर लेने में। हो सकता है ऑर्डर कस्टमर ने किया, हमारे तक पहुंचा ही नहीं। अब ऑनलाइन में क्या सिस्टम है ये तो सॉफ्टवेयर वाले लोग समझेंगे, बट कस्टमर के एंड से ऑर्डर आया, हमारे तक पहुंचना चाहिए ना, ऑर्डर पहुंचना चाहिए, हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए।
कस्टमर ऑर्डर कर ही नहीं पा रहा है, हो सकता है वैसा कुछ हो जाए, ठीक है। डिलीवरी में फॉल्ट हो जाए, हमारे तरफ से गुड्स डिस्पैच हो गया, कस्टमर तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो ये एक फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और पेमेंट में फॉल्ट हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है ना, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, कस्टमर का पैसा कट चुका है, बट सामने वाले को मिला ही नहीं, सेलर बोल रहा है ना मेरे को तो नहीं मिला, ठीक है। हमारे बैंक से पैसा चला गया है और पेमेंट भी फेलियर दिखा दिया, तो ये सब प्रॉब्लम है थोड़ा ऑनलाइन में, ये सब होता है। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम कौन सा होता है? सेकंड प्रॉब्लम होता है डेटा स्टोरेज का। आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया, ठीक है, या कोई बिजनेस होता है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा किसका था, डोमिनोज था या पता नहीं कौन था, उसका जो डेटा था, कस्टमर का डेटा था, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, वो लीक हो गया। इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लोगों का एड्रेस, लोगों का फ़ोन नंबर, लोगों का ईमेल आईडी, इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, तो ये डेटा स्टोरेज को लेके ये भी एक चैलेंज आता है, ठीक है। एंड थर्ड आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट या पायरेसी। देखो इसमें क्या होता है, चोरी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो हमारा डिजिटाइज्ड प्रॉपर्टी है, जैसे कि लोग कॉपी कर लेते हैं ना, ऑनलाइन कुछ देखा उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कोई आप लोग प्रोजेक्ट कैसे करते हो प्रोजेक्ट कैसे करते हो? आप लोग को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं, उसको जाके लिख लेते हैं, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। आपने अपना कुछ किया उसमें, आपने बस छाप दिया ऑनलाइन से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पायरेसी, ठीक है। बहुत लोग वो करते हैं ना, मूवीज़ जब रिलीज़ होता है तो टेलीग्राम पे मूवी रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे, क्रिकेट मैच चल रहा है उसको यूट्यूब पे चला देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड पायरेसी, दिस इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ठीक है। एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थ्रेट्स टू ई बिजनेस, ठीक है, थ्रेट्स टू ई बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, अभी जो हमने देखा वो था रिस्क, ठीक है, क्या क्या रिस्क हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या क्या थ्रेट्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में एक से एक शातिर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, विदाउट परमिशन किसी दूसरे के सिस्टम में एंटर कर जाना, ठीक है। किसी दूसरे के सिस्टम में बहुत बार ये होता है ना, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, कभी भी किसी भी ऑनलाइन लिंक को, अननोन लिंक्स को क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जेन्युइन लिंक्स होते हैं, अगर आप पर्सन को जानते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन है, ये पर्सन मेरे को जेन्युइन लिंक ही भेजेगा, बस उसको क्लिक करना। कभी भी कोई रैंडम आपको मैसेज आए और बोले कि इसको क्लिक करो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, आपका दुनिया लुटने वाला है, ऐसा समझ लेना। हैकिंग में कोई दूसरा पर्सन आपके परमिशन के बगैर आपके प्रॉपर्टीज़ पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटाइज्ड प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। आपका इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, ठीक है, तो यूट्यूब हैक होता है, ठीक है, तो बहुत कुछ, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए कभी भी कोई अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ब्रांड हाईजैकिंग, ब्रांड हाईजैकिंग क्या होता है? देखो बहुत से ऐसे ब्रांड होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया होता है, ऑफलाइन में 50 साल से बिजनेस चला रहे हैं, बहुत एडवर्टाइजमेंट किया, बहुत मेहनत किया और अपना एक ब्रांड बनाया, और अचानक से एक सिमिलर लाइन वाला बिजनेस आता है ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन के चक्कर में आगे निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रांड हाईजैकिंग, ठीक है। तो पहले वही काम कोई ऑफलाइन कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अब वही काम कोई दूसरा ऑनलाइन कर दे रहा है और आगे निकल जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, ब्रांड हाईजैक कर ले रहा है वो, ठीक है, वो उस काम को लेकर आगे निकल जा रहा है, तो दैट्स ब्रांड हाईजैकिंग। इम्पर्सनेशन, ये इसमें क्या होता है ना कि कोई फ्रॉड होगा जो एक्टिंग करेगा कि वो कोई और पर्सन है और काम निकाल लेगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चोरी हो जाता है, ठीक है, कहीं ट्रेन में, बस में, भीड़ भाड़ वाले जगह में वो चोरी हो जाता है। अब चोरी होकर गलत हाथ में लग गया, ठीक है, किसी क्रिमिनल के हाथ में लग गया, किसी ऑनलाइन फ्रॉड के हाथ में लग गया। अब देखो कार्ड हमारा है, बट वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो हम हैं, ठीक है, वो हमारा कार्ड यूज़ करेगा, हमारे कार्ड का नंबर यूज़ करेगा, हमारा नाम यूज़ करेगा, और हमारा नाम यूज़ करके वो ट्रांजैक्शन कर लेगा,
ठीक है। इंडिया में तो चलो पिन वाला सिस्टम है, 4 डिजिट का पिन कोड होता है, बट फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर हमारा कार्ड यूज़ करके फॉरेन में ट्रांजैक्शन किया जाए तो विदाउट पिन हो जाता है वो, तो इम्पर्सनेशन से ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट बना के लोग काम करते हैं, ठीक है। एक फेमस वेबसाइट का जैसा ही एक फेक वेबसाइट बना देंगे और कस्टमर को देख के लगेगा कि हाँ ये तो जेन्युइन है। कस्टमर उतना देखता नहीं है, स्पेलिंग चेक नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी लगभग सब वो एक जैसा ही बना के रखते हैं। एक फेक वेबसाइट बना के रखते हैं, एक फेमस वेबसाइट का फेक वेबसाइट बना देते हैं, एक फेमस वेबसाइट का एक फेक वेबसाइट बना देते हैं और फेक वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करते हैं। कस्टमर को लगता है ये ओरिजिनल है और कस्टमर पेमेंट वगैरह कर देता है, प्रोडक्ट कभी आता नहीं है, फ्रॉड हो जाता है उसके साथ, ठीक है। चलो इसमें एक और पॉइंट कोई कर लेते हैं, वायरस वाला पॉइंट कर लेते हैं। वायरस क्या है? ऑनलाइन बीमारी है, ठीक है। जैसे वो कोरोना वायरस था ना, कोरोना वायरस ऑफलाइन बीमारी था, ठीक है, लोगों को लगता था। ऑनलाइन में जो वायरस होता है वो कंप्यूटर्स को लग जाता है। आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल डिवाइसेस का कुछ फंक्शंस काम करना बंद कर देगा, ठीक है, तो दैट्स वायरस। और ये ऑनलाइन प्रेजेंट होता है। अगर आप वैसे वेबसाइट्स में जाओगे जो वायरस प्रोन वेबसाइट्स है, तो वो आपके मोबाइल डिवाइस में आ जाएगा, कंप्यूटर डिवाइस में आ जाएगा, एंड देन योर फोन, योर कंप्यूटर विल नॉट फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या किया जाए फिर? ये जो इतना हैकिंग हो रहा है, इतने वायरस आ रहे हैं, इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इन सब का सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है साइबर क्राइम सेल। ये एक पुलिस डिपार्टमेंट काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, जो कि केवल ऑनलाइन फ्रॉड को देखता है, ठीक है, तो दैट्स साइबर क्राइम सेल। दूसरा है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा को एक ऐसे मोड में कन्वर्ट कर देना जो कि सिक्योर्ड रहेगा, जो कि कोई और समझ नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं एनक्रिप्ट कर देना, ठीक है। तो डेटा को फॉर्म चेंज कर देना, एक ऐसा फॉर्म में ले आना जो कि कोई दूसरा समझ ही ना पाए, दैट्स कॉल्ड एनक्रिप्शन, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, ये ना पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पेन ड्राइव जैसा दिखता है, और आप इसको लैपटॉप में इंसर्ट करके साइन करने के लिए काम आता है, डिजिटली साइन करने के लिए काम आता है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी कुछ भी फ्रॉड कर सकता है हमारे नाम से। तो अभी ना एक सिग्नेचर आ गया है कि हमारे सिग्नेचर के बिना वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो सिग्नेचर कैसे करेंगे ऑनलाइन? वो पेन ड्राइव जैसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको आप इंसर्ट करोगे कंप्यूटर पे, एंड देन उसमें एक पासवर्ड रहता है, पासवर्ड डाल के आप ऑथराइज करोगे, सामने वाले को परमिशन दोगे, और उसको बोलते हैं सिग्नेचर दे देना, ठीक है। तो वो ऑनलाइन सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो अब जब तक हमारा साइन नहीं जाएगा और हमारा साइन हमारे पासवर्ड के बिना नहीं जाएगा, तब तक कोई हमारे नाम से कोई चीज़ कर नहीं पाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या होता है, जो दूसरे वाले पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब सामने वाली जो पार्टी है, उनको आप क्या करो, उनके अगर आपका और उनके बीच में कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है तो उनको बिल भेज दो, उनको एक सर्टिफिकेट भेज दो कि देखो ऐसा कुछ हुआ है हमारे बीच में, ये रहा सर्टिफिकेट। तो फिर आगे वो पलट नहीं सकता, आगे जाके वो ये नहीं बोल सकता कि अरे हमारे एंड से तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। तो इसीलिए उनको सर्टिफिकेट भेज दिया करो, उनको बिल भेज दिया करो, तभी पता चल जाएगा कि सही है या गलत, वरना फिर बाद में जाके बहुत इशू आता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। अब हम लोग इसके बाद आउटसोर्सिंग पे चलेंगे। आउटसोर्सिंग किसको बोलते हैं, केपीओस क्या होते हैं, बीपीओस क्या होते हैं, उस पर चलेंगे। 2 टॉपिक और पेंडिंग है, चैप्टर 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। आउटसोर्सिंग किसको बोलते हैं? देखो हमारे बिजनेस में ना बहुत सारा काम होता है। हमारे बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का काम है, सेलिंग का काम है, ह्यूमन रिसोर्स को देखने का काम है, फिर अकाउंटिंग का काम है, फाइनेंस का काम है, टैक्सेशन का काम है, लीगल काम है, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। बट एक बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सब कुछ को देख पाए। तो जो अननेसेसरी वाला पार्ट होता है ना, वो आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब किसी और से करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे मान लो हमारा मेन काम है लैपटॉप्स प्रोड्यूस करना। क्या है मेन काम? लैपटॉप्स प्रोड्यूस करना। तो हम ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देंगे? लैपटॉप प्रोड्यूस करने में।
तो मेरा मेन फोकस लैपटॉप प्रोड्यूस करने में है, बट अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा, सारे बिजनेस को अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो मेन काम क्या है, अकाउंटिंग करना मेन काम है कि लैपटॉप प्रोड्यूस करना, लैपटॉप प्रोड्यूस करना। तो अकाउंटिंग का काम किसी और से करवा लेंगे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्स कर देना। जब आप अपने बिजनेस का नॉन कोर एरिया, मतलब जो मेन एरिया नहीं है, उसको किसी और से करवा लेते हो, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे कि होटल्स वाले क्या करते हैं, होटल्स वालों का मेन काम क्या है, खाना बनाना। तो वो लोग खाना, रेस्टोरेंट वालों का वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, बट डिलीवरी करने के लिए वो जोमेटो स्विगी का हेल्प ले लेते हैं। डिलीवरी करने वो नहीं जाते, वो जोमेटो एंड स्विगी से वो करवा लेते हैं, डिलीवरी करवा लेते हैं। तो डिलीवरी उनका मेन काम नहीं है, उनका मेन काम है खाना बनाना, खाना बेचना। तो खाना बेच रहे हैं, बट डिलीवरी वाला पार्ट किसी और को दे दे रहे हैं, आउटसोर्स कर दे रहे हैं। तो दैट इज़ आउटसोर्सिंग, जब आप अपने बिजनेस का कोई नॉन कोर एरिया, नॉन इम्पॉर्टेंट एरिया किसी और से करवाते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली होता क्या क्या है। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, आप अपना एक कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देते हैं कि चलो ये काम तुम कर लो, मेरे बिजनेस से वो झमेला खत्म, वो वाला इशू खत्म हो जाता है। ठीक है, आई गिव इट टू समवन एल्स। ठीक है, और कैसा एक्टिविटीज़, मेन एक्टिविटीज़ नहीं। अगर हमारा मेन काम लैपटॉप बनाना है तो हम लैपटॉप बनाने का काम किसी और को नहीं दे देंगे, वो हम ही करेंगे। नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो है वो किसी और से करवाएंगे। जैसे बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं ना, फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड का पर्पज़ क्या है, सिक्योर रखना, ठीक है, चोरी ना हो जाए, ये सब देखना। तो सिक्योरिटी गार्ड हम अपना नहीं रखते, सिक्योरिटी गार्ड हम किसी सिक्योरिटी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। आई विल गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू सम कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी, वो सिक्योरिटी गार्ड भेज देंगे। तो हमने क्या किया, सिक्योरिटी वाला पार्ट किसी और के जिम्मे ठेल दिया, वो हम नहीं देख रहे। अकाउंटिंग का काम किसी और से करवा लिया। अपने क्या करेंगे, अपने मेन वाला काम करेंगे। लैपटॉप प्रोडक्शन है, लैपटॉप प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी या फिर कैप्टिव यूनिट हो सकता है। देखो, थर्ड पार्टी से जनरली कराया जाता है। थर्ड पार्टी से कराने का मतलब क्या, किसी आउटसाइडर से कराना। ठीक है, किसी आउटसाइडर से कराना। जैसे कि अगर हम अकाउंटिंग का काम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दे रहे हैं तो वो आउटसाइडर है, उससे करा सकते हैं। या फिर कैप्टिव भी करवा सकते हैं। कैप्टिव मतलब हमारे ही एरिया में किसी और को बुलाकर अपने ही एरिया में वो चीज़ कराना। व्हेन यू डू इट इन योर कंपाउंड इट इज़ कॉल्ड कैप्टिव। ठीक है, एंड बदले में फ़ीस देना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, कुछ वो लोग चार्ज लेते हैं, फ़ीस लेते हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो वो लोग चार्ज लेते हैं, दे चार्ज यू फीस फॉर इट। ठीक है, तो बेसिकली आउटसोर्सिंग में क्या क्या मेन बात होता है, मेन बात ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर रहे हैं, मतलब कोई अपना काम बाहर भेज रहे हैं, वो काम आप नहीं करेंगे, किसी बाहर वाले को दे देंगे। ठीक है, वो बाहर वाला थर्ड पार्टी हो सकता है, और वो फीस चार्ज करेगा। और आपको मेन चीज़ ये ध्यान देना है कि वो कोर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, नॉन कोर, नॉन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं। बहुत सारे बिजनेस ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस वाले लोग भी ये करते हैं। यूट्यूब पे जो लोग क्लासेस करा रहे हैं ना, तो वो लोग भी ऐसा करते हैं। वो लोग ना वीडियो का जो एडिटिंग वाला पार्ट है वो किसी और से करवाते हैं। ठीक है, टीचिंग वो टीचर खुद करेगा, रिकॉर्डिंग क्या है, बस कैमरा रख देना सामने, तो वो सब टीचर खुद कर लेता है। प्रेजेंटेशन बनाना, अभी जैसे ये नोट्स आपको दिख रहा है, ये सब बनाना वो टीचर खुद कर लेगा। बट जो वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट है ना, वो किसी आउटसाइडर से करा लेंगे। तो दैट्स आउटसोर्सिंग। ओके, आउटसोर्सिंग का क्या ज़रूरत है, तो नंबर 1 ज़रूरत है कि इससे ना क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि एक हेडेक ही तो है, जो नॉन कोर एरिया है वो एक हेडेक ही तो है। किसी और से करवा लो तो तुम भी अपने मेन काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, और वो वाला काम सामने वाले का एक्सपर्टीज़ है उसमें। सो एवरीवन इज़ डूइंग द जॉब इन विच दे आर एक्सपर्ट, तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट कम लगता है, बिकॉज दूसरे वाले जो लोग हैं वो कम दाम में कर देते हैं, उनका तो वही काम है करना, तो वो कम खर्चे में कर देते हैं, तो हमारा कम खर्चे में वो काम हो जाता है। अगर हम सब कुछ खुद से करने जाए तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, सीखना पड़ेगा, खर्चा लगेगा उसमें। दूसरे से करवा लेंगे, उसके पास रेडीमेड मैकेनिज़्म है, वो तुरंत आपको सस्ते में दे देता है, तो खर्चा कम लगता है। आपको चांस मिल जाता है कि आप अपने मेन बिजनेस पे फोकस कीजिए, आपके पास काफ़ी फ्री टाइम हो जाता है फिर, तो उस फ्री टाइम में आप अपने मेन जो कोर वाले एरियाज है ना उस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज अब अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको बोल सकते हैं कि यार ये काम तो तुम देख रहे थे, कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, सब काम हम करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, बट एक काम दूसरे से करवा लेंगे तो क्या है कि उसका ज़िम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी दूसरे पे डाल सकते हैं कि यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन में काम आता है।
ठीक है, 4-4, 5-5 पॉइंट करके हम लोग इसको चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ, एक और पॉइंट कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। देखो अब जैसे अकाउंटिंग का काम हमने किसी और को दे रखा है, दो बिजनेस है, मान लो दो बिजनेस है, एक ने अकाउंटिंग का काम किसी और को दे रखा है, एक अकाउंटिंग का काम खुद से करता है। देयर आर टू बिजनेसेस, एक खुद से करता है, एक बाहर वाले को दे रखा है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। तो पहला वाला बिजनेस को क्या है ना, सब काम खुद ही करना पड़ रहा है, उसको पता करना पड़ रहा है क्या चेंजेस आया, कैसे इस चेंज को अप्लाई करेंगे, हाउ वुड इट अफेक्ट देयर बिजनेस, तो पूरा मेहनत खुद करना पड़ रहा है। और दूसरा बिजनेस जिसने आउटसोर्स कर रखा है, उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, उसको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। उसको क्या हो रहा है, उसको सारे अपडेट्स, सारे अपग्रेडेशन कुछ करने का ज़रूरत नहीं, वो अकाउंटिंग का काम आउटसोर्स करके रखा है, आउटसोर्स वाले खुद देख ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग सिलेबस में नहीं लिखा है, बट आई हैव गिवन इट इन द नोट्स, आप एक बार इसको देख लेना। बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग इज़ नॉट एक्चुअली रिटन इन द सिलेबस। अब हम लोग आते हैं BPOs एंड KPOs में। एक सेकंड रुक जाना। BPOs एंड KPOs क्या होते हैं? पहला बात तो फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जब हम अपने बिजनेस का एक पार्ट किसी और से करवा लेते हैं। और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जब हमें कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, कोई हेल्प चाहिए होता है, तो उसको हम लोग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर नॉलेज फॉर सेटिंग अप अ मशीन, ठीक है। अब उस मशीन को सेटअप करना हमें नहीं आता है, उस मशीन के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम किसी और से वो करवा लेते हैं। दैट्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो हमें अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का और हम लोग हेल्प ले रहे हैं किसी और से, दैट्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और एक होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब बिजनेस का अलग अलग प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, सेलिंग होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। अगर इसमें से हम कोई एक चीज़ किसी और से करवा ले रहे हैं तो दैट्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। एक बार डिफरेंसेस देख लेना। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, मतलब क्या क्या चीज़ हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या करवा सकते हैं किसी और से। नंबर 1, फाइनेंशियल सर्विस किसी और से करवा सकते हैं। बिजनेस में फाइनेंस का ज़रूरत पड़ता है, लोन वगैरह लेन देन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो फाइनेंस वाला पार्ट जो है ना, वो हम किसी और से करवा सकते हैं। देयर आर मैनी फाइनेंशियल मैनेजर्स, फाइनेंस कंपनीज है जो जिनके पास एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो आपको अगर नॉलेज नहीं है उन सब चीज़ों का, तो आप उसमें क्यों जाओगे? वाई विल यू ट्राई योर लक? इंस्टेड ऑफ ट्राइंग योर ओन लक, यू गिव इट टू द एक्सपर्ट्स। जो लोग एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उनको दे दो, वो काम कर लेंगे। समझ में आया? तो दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस आप किसी और से करवा सकते हैं। दूसरा, आप एडवर्टाइजिंग किसी और से करवा सकते हैं। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर योर ओन एडवर्टाइजमेंट। आप काम पे ध्यान दो ना, एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे दो। ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अपना जो एड्स वगैरह करते हैं ना वो लोग इधर उधर, तो अपना बेसिकली ब्रांड का वैल्यू बढ़ाने के लिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी बाहर के एजेंसी को दे देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ है जो अपना एडवर्टाइजिंग, अपना ब्रांड प्रमोशन, अपना प्रमोशन खुद से नहीं करते हैं, दे गिव इट टू सम एजेंसीज़। उनका सोशल मीडिया वो एजेंसी चलाता है, उनके सारे प्रोग्राम्स वो एजेंसी हैंडल करता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना अगर वो सेलिब्रिटी है, एक्टिंग करने का उनका काम है, तो वो एक्टिंग पे ध्यान देते हैं, और अपना जो प्रमोशन वाला काम है वो किसी और के हाथ में दे देते हैं कि चलो तुम मेरा ब्रांड प्रमोशन करो, तुम मेरे ब्रांड का वैल्यू बढ़ाओ, तुम मेरे बदले एडवर्टाइजमेंट करो, जनता तक पहुंचाओ मेरे को। तो वो काम वो किसी एक्सपर्ट को दे देते हैं। कुरियर सर्विस, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कि प्रोडक्ट खुद बनाते हैं बट प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम किसी और को दे देते हैं, ठीक है। तो दैट्स कुरियर सर्विस, ये आप किसी और से करवा सकते हो। एंड कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप किसी और से करवा सकते हो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस जैसे कि फ़ोन का होता है ना सर्विस सेंटर। अब आपने फ़ोन ख़रीदा है, सपोज़ फ़ोन आपने मंगवाया है दिल्ली से मंगवाया वेस्ट बंगाल में, लेकिन क्या फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो आप फिर दिल्ली जाएंगे क्या बनवाने के लिए? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो
कंपनीज क्या करते हैं ना, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आउटसोर्स कर देते हैं। वो कंपनी क्या करेगी, आपके ही शहर में एक सर्विस सेंटर खुलवा देगी, आपके ही शहर में एक सर्विस सेंटर खुला रहेगा, एंड आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप उस सर्विस सेंटर में जाके काम करवा सकते हैं। ये सर्विस सेंटर क्या कंपनी का ओनरशिप में था? नहीं, कंपनी के ओनरशिप में नहीं था। कंपनी लोग क्या करते हैं ना, कंपनी लोग सर्विस सेंटर ढूंढते हैं आपके एरिया के पास और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि देखो भाई मेरे फ़ोन का कोई भी केस आएगा ना तो तुम हैंडल कर लेना, विल पे यू सम मनी। तो कंपनी को सर्विस सेंटर खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा, खुला हुआ सर्विस सेंटर को उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरे कस्टमर्स अगर आपके पास आए तो आप ठीक कर देना, अब वी विल पे यू मनी। तो ये भी आउटसोर्स किया जा सकता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आउटसोर्स कर सकते हो, ठीक है। केपीओ का फिर आपको मीनिंग बताया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड्स क्या होता है? एक चिप होता है जिसमें बेसिकली डेटा स्टोर होता है, ठीक है, डेटा स्टोर होता है, ट्रांसफ़र करने का काम आता है, उसको हम लोग स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। स्मार्ट कार्ड का क्या काम है, कहाँ कहाँ काम आता है? एक तो आपके सिम कार्ड में लगा रहता है, बिकॉज सिम कार्ड में देखो कॉन्टैक्ट सेव होता है आपका, ठीक है, बहुत सारे आप नंबर सेव करके रखते हैं ना, तो सिम कार्ड में स्मार्ट कार्ड लगता है, एक उसका वो यूटिलिटी हो गया। सेकंड यूटिलिटी हो गया, आप देखे होंगे आप कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको वो लोग एक कार्ड दे देते हैं, अलग अलग शॉपिंग मॉल्स का अलग अलग कार्ड होता है, एटीएम कार्ड जितना ही दिखता है वो, उसमें आपको पॉइंट्स देते हैं, जब आप परचेज़ करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलता है, ठीक है, और फिर आपका एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा तो फिर वो आपको अवार्ड देंगे। तो वो जो पॉइंट्स गिन रहे हैं कि चलो आज आपने जो परचेज़ किया आपको 10 पॉइंट्स मिला, पिछली बार आपने परचेज़ किया था आपको 15 पॉइंट्स मिला था, उससे पिछली बार परचेज़ किया था तो आपको 15 पॉइंट मिला था, तो ऐसे गिन गिन के आपका पॉइंट्स ना ऐड होता रहता है। तो ये पॉइंट्स ऐड कैसे हो रहा है? उस कार्ड में उन्होंने एक स्मार्ट कार्ड डाल रखा है, उस स्मार्ट कार्ड में डेटा सेव होता है, जब भी आप परचेज़ करते हैं ना तो डेटा सेव होता रहता है और वो आपके परचेज़ का सारा डेटा, सारा पॉइंट्स उसमें हिसाब रहता है उस चीज़ का, ठीक है। फिर आप जब परचेज़ करेंगे एक सर्टेन लिमिट तक परचेज़ करेंगे, आपका पॉइंट जमा हो जाएगा, लेट से 100 पॉइंट्स हो गया तो फिर आपको वो लोग एक गिफ्ट दे देते हैं या कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। तो दैट इज़ अनदर यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कार्ड्स। एंड थर्ड पार्ट आता है कि फिज़िकल एसेट्स को सिक्योर करने में काम आता है। फिज़िकल एसेट जो होते हैं, बहुत सारे मशीन्स होते हैं, तो मशीन्स में भी स्मार्ट कार्ड लगा रहता है, वो पासवर्ड डालना पड़ता है, पासवर्ड डाले बिना वो मशीन चलेगा नहीं, वो मशीन ओपन नहीं होगा। तो बेसिकली स्मार्ट कार्ड्स हैव इंफॉर्मेशंस, दे सेव इंफॉर्मेशंस, एंड इंफॉर्मेशन को बेसिकली सेव करना, ट्रांसफ़र करना, इन सब चीज़ों के लिए स्मार्ट कार्ड काम आता है। स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड रीडर होना चाहिए, जिसमें स्मार्ट कार्ड इंसर्ट करोगे तो फिर वो स्मार्ट कार्ड रीड हो पाएगा, उसका जो स्टोर्ड डेटा है वो किसी काम में आ पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द चैप्टर, हमने ई बिज़नेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरा चैनल है, आप इस चैनल पे अभी फ़िलहाल हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसी चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। वेरी सून वी विल बी बैक विद अनदर चैप्टर एंड कॉमर्स का सिलेबस अपना जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।